हेलो भाई और बहनों। अभी मेरा मन था ये वीडियो बनाने का, काफ़ी समय से मन था। बट मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि मैं ऐसी एडिटिंग करूँगा, कुछ एनिमेशन डालूँगा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। लेकिन अभी अपने एक दोस्त से बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तक मैं वो सब कर पाऊँगा, कि मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, मेरे पास एनिमेशन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब तक मैं वीडियो बनाऊँगा तब तक बहुत देर हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो चीज़ें बढ़ जाएंगी और लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो अभी बना दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। रॉ वीडियो रहेगी, वैसे भी मेरे कुछ ज़्यादा फॉलोवर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। बट या रात के 12 बजे में एंड आई शुड बी स्लीपिंग, बट या हियर इट इज़। सो भैया टॉपिक है E20 का। E20 का मतलब है हमारा एथेनॉल 20% है। अब इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे आ, मतलब कुछ फेवर में भी हैं, कुछ अगेंस्ट में भी हैं, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ कि सारे लोग फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। सो देखो, यहाँ पे मैं ना फेवर में बोलने वाला हूँ, ना अगेंस्ट में बोलने वाला हूँ, ना किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, ना ही किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल सा मुद्दा यहाँ पे ये है कि बेनिफिट या नुकसान E20 के क्या है। तो पहली चीज़, अभी रिसेंटली जो चीज़ें चल रही थी ग्लोबली कि हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी ऑयल डिपेंडेंसी, नॉट हमारी, ग्लोबली ऑयल डिपेंडेंसी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। तो एक सस्टेनेबल तरीका वही है कि हम ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करें और इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और जो कि एक काफ़ी अच्छा तरीका है। क्योंकि देखिए, सिंपल सा तरीका ये है कि पेट्रोल डीजल हमेशा नहीं रहने वाला, बिकॉज इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से ग्लोबली इसका यूज़ हो रहा है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके अपने नुकसान हैं। बट वहीं एथेनॉल बनाना, फॉसिल फ्यूल की तरह हज़ारों साल नहीं लगते उसको बनने में, तो वो बनाया जा सकता है और उसको यूज़ किया जा सकता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इफ़ वी हैव टू से, if we have to look for sustainability and going carbon neutral, so definitely it is a very good solution. But there are other factors that we have to look into it. First of all, if we are looking for replacing anything, let's say आज मैं अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड से शिफ्ट करके iOS में शिफ्ट करता हूँ, तो मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें देखूंगा। iOS में शिफ्ट होने के लिए मुझे अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा, एंड्रॉयड कंपेटेबल चीज़ों से मुझे iOS कंपेटेबल चीज़ों पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और थोड़ा और क्लोज एग्जांपल लें कि मैं एक आईसी इंजन कार से इलेक्ट्रिक कार इंजन में शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेंगे। मैं एक गेटेड सोसाइटी और हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ, वहाँ पे लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो मुझे चार्जिंग को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, मुझे लॉन्ग रूट पे जाना है, मेरी गाड़ी डिस्चार्ज ना हो जाए, ये सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी। अब मुझे जो सबसे बड़ा गैप यहाँ पे लगता है वो यही है कि ये चीज़ इम्पोज कर दी गई है सरकार के द्वारा हमारे ऊपर विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन होता है, किसी भी चीज़ का ट्रांजिशन होता है, तो दैट ट्रांजिशन हैज़ टू बी स्मूथ। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर इम्पोज कर दिया कि नहीं, हमें डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है तो आप एथेनॉल आपको लेना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिका में हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जो कि एथेनॉल के ऊपर काफ़ी समय पहले शिफ्ट कर चुके हैं। बट वहाँ पे अभी भी आपके पास 100%
पेट्रोल का ऑप्शन आज भी अवेलेबल है। तो वो सडन शिफ्ट इज़ वेरी नेगेटिव इन माय पर्सपेक्टिव। ठीक है, एथेनॉल पे शिफ्ट होना ज़रूरी था और ज़रूरी है भी, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। फर्स्ट चीज़ जो डिपेंड करती है इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चलो लिखने का तो छोड़ते हैं, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहने के लिए। एथेनॉल का अगर आप केमिस्ट्री समझेंगे तो एथेनॉल एक तो एयर के साथ में रिएक्ट करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, एथेनॉल क्या करता है कि आपके मेटल के साथ में भी काफ़ी रिएक्ट करता है, तो जंग लग जाता है मेटल को, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, जंग लग जाता है। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, सारे पेट्रोल पंप पेट्रोल के लिए डीजल के कंपेटेबल बने हैं, वो एथेनॉल के कंपेटेबल नहीं है। अब आज के टाइम पे अगर आप उन फ्यूल टैंक्स के अंदर एथेनॉल वाला ब्लेंडेड फ्यूल उसमें डालेंगे तो क्या होगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका फ्यूल टैंक है, ठीक है, यहाँ पे आपने E20 फ्यूल फिल कर दिया इतना, और उसमें कुछ एयर बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होगा तो कुछ ना कुछ उसमें एयर हमेशा रहेगी। अब मान लीजिए कि वो एयर एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करके वाटर बना देती है, तो अगर वो वाटर बना देगी तो आपका धीरे धीरे करके क्या होगा कि नीचे वाली लेयर के अंदर आपका एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर नीचे सेटल हो जाएगा। और अगर वो नीचे सेटल हो गया, और नॉर्मली आपकी जो फ्यूल लाइन जाती है, जो पंप की तरफ जाती है, वो नीचे से ही जाती है। अगर वो नीचे से फ्यूल लाइन जा रही है तो आप कैसे बोलेंगे कि आपके पास E20 फ्यूल जा रहा है। आपके पास E20 फ्यूल नहीं जा रहा है, क्योंकि सारा एथेनॉल और पानी का मिक्सचर नीचे आ चुका है। तो वो मिक्सचर कभी भी आपका 100% E20, E10 या E50, E85 कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑयल हमेशा ऊपर तैरेगा और एथेनॉल नीचे सेटल होगा। इसके फ्यूल टैंक अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था, रेफरेंस तो नहीं डाल पाऊँगा सॉरी उसके लिए, बट मैंने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि ये चीज़ बोली गई पेट्रोल पंप्स वालों को कि यू हैव टू चेंज योर फ्यूल सिस्टम, बट उनको इनफ समय नहीं मिला गया कि वो अपना पूरा फ्यूल टैंक सिस्टम और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके E20, E10, E85 के कंपेटेबल बनाए। क्योंकि पहले सिंपल सा तरीका था, आपको एक डीजल का टैंक रखना है, एक पेट्रोल का टैंक रखना है, और उसी को फिल करके उसी से आपको डालना है। मैक्सिमम आप XP वाले जो प्रीमियम पेट्रोल होते हैं, प्रीमियम डीजल होते हैं, उसके लिए एक अलग सेपरेट टैंक बना देंगे। बट आज के टाइम पे अगर आप कैटेगरी की बात करें तो आपके कितने टैंक होने चाहिए एक पेट्रोल पंप के अंदर। E10, E20, ठीक है, प्योर, प्रीमियम, डीजल की बहुत सारी कैटेगरीज होगी, और किसी भी पेट्रोल पंप का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन की बात अगर मैं करूँ। नाउ कमिंग टू द व्हीकल्स। अब अभी क्या हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2023 के बाद में जितने व्हीकल आए हैं लीगली दे आर E10 कंपैटिबल, बट गवर्नमेंट का कहना है E20 चलेगा उनमें, जो कि चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। बट अगर वो चल रहा होता तो उसको E10 ना लिख के E20 ही लिख देते ना। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे व्हीकल E20 वाले भी होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है सॉरी, बट मेजरली E10 वाले हैं। तो अगर वो E20 कंपैटिबल होते वो E20 ही लिखते, वो E10 नहीं लिखते। तो यहाँ पे कमी क्या हो रही है, सेम चीज़ जो इस फ्यूल टैंक के अंदर हो रही है वही चीज़ वहाँ पे फ्यूल टैंक के अंदर होगी, कि आपके फ्यूल टैंक के अंदर जो भी एयर है वो उसके साथ में एब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद में आपका ऑयल और एथेनॉल सेपरेट हो जाएगा, जो कि हम वीडियोस में देख भी रहे हैं, लोग बॉटल में एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं।
अगर वो ऑयल और वो सेपरेट हो जाए तो फिर क्या होगा, आपका इंजन के अंदर जो जाएगा वो मिक्सचर नहीं जाएगा, वो एथेनॉल या फिर मिक्स जाएगा जो कि E10 और E20 नहीं होगा, और दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन 20% आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम। बट व्हीकल चलता रहता है और वाइब्रेशंस होती रहती हैं फ्यूल टैंक के अंदर, तो वो मिक्सिंग होती रहती है, ना कि स्टैंडर्ड हमारे जो पेट्रोल पंप पे टैंक्स होते हैं उनकी तरह। सो मैं मान के ही चलता हूँ, इन केस अगर आपकी गाड़ी काफ़ी समय तक खड़ी रहती है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। बट लॉन्गर ड्यूरेशन में क्या होगा कि एथेनॉल की वजह से आपके फ्यूल टैंक में जंग लगेगा, और वो जंग धीरे धीरे निकलेगा और आपके फ्यूल टैंक के अंदर दिक्कत आएगी, और वो ओवरऑल आपके इंजन को डैमेज कर सकती है। सेकेंड थिंग, जितनी भी आपके फ्यूल पाइपलाइंस हैं दे आर नॉट कंपेटेबल। रबड़ के साथ में इथेनॉल रिएक्ट करता है, उसको ब्रेक कर देता है। आपको स्पेशल रबर्स और स्पेशल यू कैन से स्पार्क प्लग्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल मेटल वाले स्पार्क प्लग्स की ज़रूरत होती है, वरना आपका कार्बन डिपॉजिट स्पार्क प्लग पे बढ़ जाएगा और आपके रबड़ भी डैमेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि एज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी को करनी चाहिए टू मेक द व्हीकल कंपेटेबल टू द फ्यूल। बट अभी यहाँ पे कंपनी अपना गेम खेल रही है, उन्होंने E10 लिख के भेजा, आप E20 भर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने E20 का ही ऑप्शन दिया है आपको, तो वहाँ पे कंपनी भी अपना हाथ खड़े कर देंगी, हमने तो जी E10 लिखा था, और गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं भैया E10 वाले में E20 भी चल जाता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि भैया पानी आया या जंग लगा तो क्यों लगा, पेट्रोल पंप पे उन्होंने डाल दिया है कि मान लीजिए आपके फ्यूल टैंक के अंदर बारिश का पानी चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप वालों की नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे जो ये नीचे पानी सेटल हो जा रहा है और कोई बेईमान पेट्रोल पंप वाला है, कोई है, सारे नहीं होंगे बट कोई अगर बेईमान पेट्रोल पंप वाला है वो इसमें पानी मिला देता है, कौन चेक कर लेगा? वो आके बोलेगा सर एथेनॉल तो रिएक्ट करता है, ये पानी बन गया होगा, रिएक्ट करके बन गया होगा, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड रूल कि कितना पानी कितना क्या, और नीचे सेटल भी हो जाएगा तो किसी को कुछ नहीं पता कि भैया कितना पानी कितना तेल कितना एथेनॉल। तो कैसे कैसे इस पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे? तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज के टाइम पे जब हम ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, इतना साल हो गए ईवी गाड़ी आ रही हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोली स्लोली हम डेवलप कर रहे हैं और स्लोली स्लोली हमारी ईवी की गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। सिमिलर वे में एथेनॉल के लिए भी स्लोली स्लोली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था और स्लोली स्लोली वो चीज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती इम्पोज करा दिया। अब देखिए, इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, ठीक है। गडकरी जी विजनरी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बढ़िया प्रोजेक्ट बढ़िया विजन के साथ में जितना उन्होंने रोड बनवा दिए हैं उतने रोड तो किसी ने सोची नहीं होंगे कि भैया गुजरात से मुंबई आप 2 घंटे में पहुंच जा रहे हो, फ्लाइट से जल्दी पहुंच जा रहे हो, और बहुत सारे ऐसे रोड बनाए हैं जिनमें जल्दी जल्दी खड्डे हैं रोड पे, कुछ है, चलो वो अलग बात है, वो ठेकेदारों ने गड़बड़ कर दी या फिर किसी का कमीशन खा के आ गया, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर अगेन, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, जो बातें चल रही हैं मैं उसी को दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसने बोला किसने नहीं बोला मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, दीज आर ऑल एजम्पशंस। तो किसी भी रीज़न से तो एथेनॉल वाला विजन इज़ अ वेरी गुड विजन, डेफिनेटली इट्स अ गुड विजन, बट इट शुड नॉट बी इम्पोज लाइक दिस। अब इसको इतना इम्पोज करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, अगेन एजम्पशन, कि रिसेंटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुआ वो एक रीज़न हो सकता है, बट ये कंपनियां तो 3 साल पहले इस्टेब्लिश हो गई थी। फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि भैया कुछ लोग कह रहे हैं बच्चे को सेटल करना था, वो भी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, वो भी रीज़न हो सकता है। या फिर एक और आमदनी का सोर्स, बाहर से पेट्रोल खरीदेंगे तो बाहर वालों कंपनियों को पैसा देंगे, यहाँ पे घर में ही आपका पैसा इधर उधर जाएगा, वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं रीज़न,
But as a vision, transition from fossil fuel to ethanol is a very good transition. And but the way it was imposed, it's not good. ओके, देर हैज़ टू बी अ ऑप्शन. आज के टाइम पे भी ग्लोबली किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. आपके पास 100% पेट्रोल के भी ऑप्शन है, जबकि वो कंट्रीज़ हैं जो कि इथेनॉल पे शिफ्ट हुए उनको 5 6 साल 7 साल, ज़्यादा भी 7 साल भी हो चुके हैं. अब मैं इतना सारा ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? सॉरी, मैंने अपना एस्टेब्लिश नहीं किया कि मैं कौन हूँ. देखिए, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने करी है और मैं आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ. और मेरे कॉलेज के थर्ड ईयर के अंदर हमारे कॉलेज में जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वैसे कॉम्पिटिशन थे. तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन था जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट हमें बताना था. ये बात है 2011 अब 2012 की. तो वहाँ पे हम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलके यही अल्टरनेटिव प्रपोज किया था 2011-2012 के अंदर कि वी शुड स्विच टू एथेनॉल. हमने E85 पे चलने वाली एक बाइक को आप प्रोटोटाइप वहाँ पे प्रेजेंट किया था और फर्स्ट प्राइज़ जीता था. अब ड्यूरिंग दैट होल प्रोजेक्ट हमने थोड़ी बहुत ही रिसर्च करी थी और ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई थी कि फ्यूल टैंक में जंग लग जाता है, पाइपलाइन डैमेज हो जाती है और कंबशन रेशो अलग होता है पेट्रोल का और एथेनॉल का, तो माइलेज आपकी डिक्रीज़ करती है. तो ये सारी रिसर्च हमने उस समय पे करी थी और अभी ये मुद्दा गर्म है, तो इस वजह से मैं अपना उस समय का सीखा हुआ ज्ञान, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, सॉरी, बट उस समय का सीखा हुआ ज्ञान अभी मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ. मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, उसके बाद में मैं इन्वायरमेंट का काम कर रहा हूँ. मुझे 6 7 साल हो गए इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हुए. आई डू ट्री प्लांटेशन, आई डू इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री. आई वर्कड इन मोर देन 20 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री. कार्बन प्रोजेक्ट्स मैंने बहुत सारे करे हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई एम. मैं ज्ञान नहीं दे रहा, सॉरी, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट द गुड थिंग्स about the government initiative and the bad things about how it was implemented, and raising the concern which are coming from the consumers basically. So यही मेरा पॉइंट था. आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर, आई एम नॉट like doing anything else. So yeah, this is it. Thank you.